इसी के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दाब परिवर्तन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को दोस्तों बता देते हैं कि दाब परिवर्तन क्या होता है। तो किसी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। यह तभी होता है जब अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या भिन्नता होती है, इन दोनों मोलों की संख्या में दोस्तों। उसके बाद चलिए इसके अलावा हम आप लोगों को और सारी जानकारी वाले बातों को बताते हैं जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जब अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या दोस्तों भिन्नता होती है तो बिस्मांगी साम्य पर ला सातेलिए सिद्धांत के लिए प्रयुक्त करने पर ठोसों एवं द्रव पर दाब के परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि ठोस द्रव का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में दोस्तों CO+3H2 और CH4 मतलब H2O में गैसीय अभिकारकों CO+3H2O के 4 मोलक उपलब्ध है। उसके बाद चलिए और सारी बातों को बताते हैं। जब मिश्रण साम्य अवस्था में नहीं रह गया है तो ला सातेलिए सिद्धांत लागू करके अभिक्रिया जिस दिशा में जाकर पुनः साम्य अवस्था स्थापित करती है उसका पता लगाया जा सकता है। चूँकि दाब दुगुना हो गया है अतः साम्य अवस्था अग्र दिशा में अग्रसर होता है। इसे अभिक्रिया भागफल द्वारा समझा जा सकता है। ऊपर दी गई मीथेन बनाने की अभिक्रिया में दोस्तों चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे अक्रिय गैसों के योग के प्रभाव के बारे में। चलिए हम आप लोगों को दोस्तों अक्रिय गैसों के योग के प्रभाव के बारे में जो भी जानकारी वाले महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को बताते हैं जो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम उसके बारे में आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बता देते हैं। अक्रिय गैसों के योग के प्रभाव के बारे में दोस्तों। तो यदि जो आयतन होता है आयतन स्थिर रखते हैं तो अक्रिय गैस जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है को मिलाते हैं तो साम्य अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि स्थिर आयतन पर अक्रिय जो गैस होता है दोस्तों स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मोलर सांद्रता अथवा दाबों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया भागफल में परिवर्तन केवल तभी होता है जब मिलाई गई गैस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद हो। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे ताप परिवर्तन का प्रभाव के बारे में। हम लोग दोस्तों ताप परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चलिए अब आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी वाले बातों को बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो बता दें जब किसी दाब या आयतन में परिवर्तन के कारण साम्य सांद्रता विक्षुब्ध होती है तब साम्य मिश्रण का संगठन परिवर्तित होता है, क्योंकि अभिक्रिया भागफल साम्य अवस्था स्थिरांक के बराबर नहीं रह पाता। लेकिन जब तापक्रम में परिवर्तित होता है
तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान परिवर्तित हो जाता है। सामान्यतः तापक्रम पर स्थिरांक की निर्भरता अभिक्रिया के चिन्ह पर निर्भर करती है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में दोस्तों। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में अब आप लोगों को चलिए हम महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में दोस्तों। तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है सामान्यतः साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने पर घटता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने पर बढ़ता है। तापक्रम में परिवर्तन साम्यावस्था स्थिरांक एवं अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाता है दोस्तों। एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ला-सातालीय सिद्धांत के अनुसार तापक्रम बढ़ने पर साम्यावस्था बाईं दिशा में स्थानांतरित होती है। जो ला-सातालीय का सिद्धांत है दोस्तों, उनके सिद्धांत के अनुसार जो मैंने आपको बताया दाईं तरफ बढ़ता है दोस्तों। उसके बाद चलिए इसके अलावा हम आप लोगों को और सारी जानकारियाँ दे देते हैं दोस्तों। ताप का प्रभाव एक प्रयोग के बारे में हम आप लोगों को अब बताएंगे कि ताप का प्रभाव को हम किस प्रकार से एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। इसके बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो NO2 गैस का N2O4 गैस के द्वितीयन की अभिक्रिया के द्वारा साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। सांद्र HNO3 में तांबे की छीलन डालकर हम NO2 गैस तैयार करते हैं दोस्तों। ये बात काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जानकारी वाला बात और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को यहाँ पे जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए इसके अलावा हम और सारी जानकारी आप लोगों को दोस्तों देते हैं, जिसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। तो चलिए हम और सारी जानकारी वाले बातों को आप लोगों को बताते हैं। तो मिश्रण जो इसमें बनता है, मिश्रण का रंग दोस्तों नीला हो जाता है। जब इसे हिमकारी मिश्रण में ठंडा किया जाता है तो मिश्रण का रंग के कारण गुलाबी हो जाता है दोस्तों। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे उत्प्रेरक प्रभाव के बारे में। उत्प्रेरक प्रभाव के बारे में चलिए हम आप लोगों को बातें को बताते हैं। तो उत्प्रेरक क्रियाकारकों के उत्पादों में परिवर्तन हेतु कम ऊर्जा वाले नया मार्ग उपलब्ध करवाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ये बात महत्वपूर्ण बात है। यह एक ही संक्रमण अवस्था में गुजरने वाले अग्र एवं प्रतीप अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देता है, जबकि साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है। उत्प्रेरक अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया के लिए संकीर्णीय ऊर्जा को समान मात्रा में कम कर देता है। उत्प्रेरक अग्र एवं प्रदीप अभिक्रिया मिश्रण पर साम्यावस्था संगठन को परिवर्तित नहीं करता है। यह संतुलित समीकरण में या साम्यावस्था स्थिरांक समीकरण में प्रकट नहीं करता है। जो ना रे दुकान देकर चल रही है। NH3 के नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के निर्माण के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताते हैं, जिसके बारे में
आप लोग जानेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारियाँ दे देते हैं। तो जर्मन रसायनज्ञ फ्रिट्ज हाबर ने दर्शाया कि दोस्तों जर्मन के एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम फ्रिट्ज हाबर था दोस्तों। फ्रिट्ज हाबर ने बहुत सारे बातों को बताया है। तो चलिए अब हम लोग फ्रिट्ज हाबर की भी बातों को जानेंगे कि आखिरकार हमारे जो जर्मन के वैज्ञानिक फ्रिट्ज हाबर थे उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को बताया है। इसके बारे में हम लोग उनके बातों के भी बारे में चलिए हम बताते हैं दोस्तों, फ्रिट्ज हाबर के बातों के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जो लौह उत्प्रेरक होता है दोस्तों, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संतोषजनक दर से होती है, जबकि NH3 की साम्य अवस्था सांद्रता संतोषजनक होती है, चूँकि उत्पाद के मोली की संख्या अभिकारकों के मोलों की संख्या से कम है। अतः NH3 का उत्पाद दाब बढ़ाकर अधिक किया जा सकता है दोस्तों। NH3 के संश्लेषण हेतु ताप एवं दाब की अनुकूलतम परिस्थितियां वायुमंडलीय दाब होती है। ये भी बात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विलयन में आयनिक साम्य अवस्था के बारे में। हम लोग विलयन में आयनिक साम्य अवस्था के बारे में चलिए आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। तो साम्य की दिशा पर सांद्रता परिवर्तन के प्रभाव वाले प्रसंग में आप निम्नलिखित आयनिक साम्य के संपर्क में आए हैं। ऐसे अनेक साम्य हैं जिनमें केवल आयन सम्मिलित होते हैं। यहाँ हम उन साम्य का अध्ययन करेंगे। यह सर्वविदित है कि चीनी के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि जल में साधारण नमक मिलाने पर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तथा लवण की सांद्रता बढ़ने के साथ विलयन की चालकता बढ़ती है। माइकल फैराडे जो थे दोस्तों, माइकल फैराडे ने पदार्थों को उनकी विद्युत चालकता क्षमता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया। एक वर्ग के पदार्थ जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये विद्युत अपघटन कहलाते हैं दोस्तों। जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ये विद्युत अपघटन के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। ये भी बात दोस्तों इनके बारे में महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम आप लोगों को और सारी चलिए बातों को बताते हैं दोस्तों। तो जबकि दूसरे जो ऐसा नहीं करते हैं वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। फैराडे ने विद्युत अपघट्यों को पुनः प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में वर्गीकृत किया। प्रबल वैद्युत अपघट्य जल में विलय होकर लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल अपघट्य आंशिक रूप से आयनित होते हैं। उदाहरणतः सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मुख्य रूप से सोडियम आयन एवं क्लोराइड आयन पाए जाते हैं दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों जबकि एसीटेट अम्ल में एसीटेट आयन एवं हाइड्रोनियम आयन होते हैं। इसका कारण यह है कि सोडियम क्लोराइड का लगभग 100% आयन होता है, जबकि एसीटेट अम्ल जो विद्युत अपघट्य है 5% की आयनित होता है दोस्तों। यह ध्यान रहे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनों तथा अनायनित अणुओं के मध्य साम्य स्थापित होता है। इस प्रकार यह साम्य जिसमें जलीय विलयन में आयन पाए जाते हैं
साम्य कहलाता है। अम्ल अम्ल दोस्तों क्षारक तथा लवण वैद्युत अपघट्य के वर्ग में आते हैं। ये प्रबल अथवा दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में हम आप लोगों को चलिए अब बातों को बताते हैं, जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग दोस्तों अब अम्ल क्षारक और लवण के बारे में बात करेंगे। तो अम्ल क्षारक एवं लवण की प्रकृति में व्यापक रूप में पाए जाते हैं। जो अम्ल क्षारक एवं लवण होते हैं, इनकी प्रकृति दोस्तों व्यापक रूप में पाए जाते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, हमारे आमाशय द्वारा प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है। यह पाचन प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। जो ये बात है दोस्तों, पाचन प्रक्रिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया। सिरके का मुख्य अवयव एसिटिक अम्ल है। नींबू एवं संतरे के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों जो नींबू और संतरा होता है, उनके रस में दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और सिट्रिक अम्ल के बारे में ये बात काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो अधिकांश अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लैटिन शब्द एसिड्यूड से बना एसिड शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ खट्टा है दोस्तों। ये शब्द अम्ल के बारे में बात है।